भारत माता की। बड़ा जोश है, इसलिए तो युवाओं का उत्सव है, युवोत्सव है। और इस युवोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय रविंदर सिंह रवि जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन के हमारे डायरेक्टर आदरणीय सैमसन मसीह जी, एनएसएस की हमारी रीजनल डायरेक्टर हरिंदर जी, यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य डॉक्टर सूद जी, मंच पर उपस्थित सभी कॉलेज के अध्यापकगण, माननीय श्रीमती गंधर्व राठौर जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय निर्मल जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और अब जनरल सेक्रेटरी जिला के जगदीप पिटवाल जी, जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन आदरणीय स्नेहलता जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, युवोत्सव। आप भी सोच रहे होंगे कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष भारत मना रहा है और पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां दांडी मार्च से पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अब तक लगभग 65,000 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के हो चुके हैं। लेकिन युवोत्सव क्यों? क्योंकि युवाओं के बिना ये युवोत्सव फीका है। आप देश का वर्तमान भी हैं और आप देश का भविष्य भी हैं। और इसलिए इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा, पंच प्राणों की जब बात की तो सारे के सारे युवाओं पर, हर भारतीय पर, वो नागरिकों पर लागू होते हैं। और उन पंच प्राणों पर मैं बड़े विस्तार में आपसे थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। लेकिन यहां पर बैठे युवाओं से तो मैं इतना ही कहूंगा, नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और केवल शुरुआत नहीं करनी, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस तक पहुंचना है। और दृढ़ विश्वास हो तो लक्ष्य की प्राप्ति से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में भी, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी मेहनत के कारण, अगर मैं खेलों का क्षेत्र भी लूं, आज वो बच्चे मेडल जीत कर ला रहे हैं जिनके परिवारों की आय कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके बच्चों में वो भूख है, पेट में वो आग है। देयर इज अ फायर इन द बेली टू अचीव समथिंग इन लाइफ, एंड टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो मेहनत करते हैं तो दुनिया भी उनके आगे घुटने टेकती है। आज बड़े से बड़े खिलाड़ी के बारे में देखेंगे, 90% खिलाड़ी टीयर 2 सिटी से या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि उनमें कुछ प्राप्त करने की आग होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप भी जब अपने कॉलेज या स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलेंगे, तब असली जमाना जो है, असली दुनिया जो, आपको उसकी फेस करना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा।
और वो चुनौतियों भरा होगा। यहां तो आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स, आपके कोऑर्डिनेटर सब आपकी मदद करते हैं, आपको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपको सब कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन इस चार दीवारी के बाहर जब अपने घर से भी निकलोगे, कॉलेज से भी निकलोगे, then how will you survive in the competitive world? That is very, very important. For that, not only your education, but your skills will also matter. And skills means your soft skills also. आप किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे तब भी लोग आपको गेट से अंदर आते हुए देखेंगे, चल के कैसे आ रहे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, बाल ठीक बनाए नहीं बनाए, बात कैसे कर रहे हो, विश करते नहीं करते। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्व रखती हैं। और मैं आशा करता हूं कॉलेज में ना केवल शिक्षा के ऊपर बल्कि स्किल्स और विशेष तौर पर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी जरूर ध्यान दिया जाता होगा। और जब मैं एनएसएस, एनसीसी के कैडेट्स को देखता हूं तो मैं कई बार देखता हूं कि इनको आज से इतना डिसिप्लिन है तो इनको आगे जाके बहुत लाभ मिलने वाला है। और यही कहीं ना कहीं आपको नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस के वॉलंटियर्स में भी देखने को मिलता है कि वो समाज सेवा के लिए समर्पित होते हैं। स्वयं से पहले आप, यानी कि अपने से पहले समाज की ओर देखना, समाज सेवा की ओर देखना है। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगा, चाहे एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स हों, एनवाईकेएस के हों, या एनसीसी कैडेट्स हों, या कॉलेज के हमारे बाकी विद्यार्थी हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। और मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि जो आजादी हमें दिलाई है वो चाहे शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, शहादत दी चंद्रशेखर आजाद से लेकर ऐसे लाखों युवाओं ने अपनी शहादत दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन कौन सी तारीख को होता है? मुश्किल सवाल डाल दिया। गूगल पे सर्च कर लिया होगा सबने अब तक, क्योंकि इतना समय लगा हाथ खड़े करते करते। अरे जिस नौजवान ने एक पल न सोचा हो कि अपना करियर बनाना है, अपने लिए परिवार बसाना है या अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने माता पिता का, जिसने भारत माता के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी एक पल नहीं सोचा, जिनके बलिदान के कारण आज हम सब आजाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं, उन शहीदों को नमन करना हमारी ये पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए। और अगर 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस है तो 23 मार्च को उनका बलिदान दिवस भी है। एनवाईकेएस के, एनएसएस के एनुअल कैलेंडर्स ऐसे बनने चाहिए कि ऐसे वीर योद्धाओं के, ऐसे हमारे शहीदों के जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, उनके तो उन दिवस पर हम सबको कार्यक्रम करने ही चाहिए। और अगर उन्होंने बलिदान दिया, मैं आपको बलिदान देने के लिए नहीं कहने वाला। आपको तो देश के लिए जीना है, देश को आगे लेकर जाना है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल, ये जो अगले 25 वर्ष हैं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें देश के लिए जीना भी है, देश को आगे बढ़ाना भी है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, सबसे बड़ी युवा संख्या।
युवाओं की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा भारत के पास है। इसलिए भारत के युवा का जब योगदान होगा, राष्ट्र निर्माण में होगा, तो जो हमारी कल्पना है, जो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, आप पिछले 200 साल मत देखिए जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। आप उससे पहले के 600 वर्ष भी मत देखिए जब मुगलों का राज था। भारतीय विरासत संस्कृति तो हजारों हजार साल पुरानी है और ये गौरवशाली इतिहास को, इस विरासत को हमें याद भी रखना है, जानना भी है। जिन लोगों ने लगातार लड़ाइयां लड़ी देश के अलग अलग कोनों में भारत को आजादी दिलाने के लिए, वो हमें कभी इतिहास के पन्नों में पढ़ाई नहीं गई। आज तक गिने चुने लोगों के बारे में बताया गया, लेकिन जिनका असली योगदान है उसके बारे में बताने में कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारें विफल रही। और आजकल हम एक सीरियल भी चलाते हैं, स्वराज, हर शनिवार रविवार को भी आता है और बाकी दिनों में भी आता है। रिपीट टेलीकास्ट हम इसका करते हैं, दूरदर्शन नेशनल पर करते हैं। जिन वीर योद्धाओं के बारे में आपको पता नहीं होगा, उनके बारे में भी 75 एपिसोड्स हमने ऐसी बनाई है डीडी नेशनल पर, जिसको आपको देखकर पता चलेगा कि किन किन लोगों ने देश के लिए योगदान किया। ऐसे हजारों होंगे, लेकिन हमने 75 से शुरुआत की है। अगर आप भी अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर एक सर्वे करोगे गांव का, कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए, किसने आजादी के बाद भी देश के लिए बड़ा योगदान दिया, तो हर पंचायत का, हर गांव का एक खाका बन सकता है। और कहीं ना कहीं पंचायत घर में अगर एक बड़ी प्लेट लगे, उसमें उन लोगों के नाम लिखे जाएं, तो उनका योगदान और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज की पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी मिलेगी। ये हम सब लोग कर सकते हैं। बाहर नहीं जाना, अपने ही गांव में जाना है, अपने ही गांव के बुजुर्गों के साथ बैठना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से बहुत सारे युवा इस दिशा में काम करेंगे। मैं योगदान की बात इसलिए करता हूं मित्रों, ये जो अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, हमें अपना करियर बनाने के साथ साथ देश के बढ़ाने के लिए किसी एक क्षेत्र में कम से कम योगदान देना। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, तो जो मजदूर ये बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं पढ़ लिख रहे हैं? अगर नहीं पढ़ लिख रहे तो आपको उनको स्कूल में डालने का काम करना है। उनकी कोई मजबूरी नहीं कर पा रहे तो आप अपनी रोटेशन करके कैसे एक के बाद दूसरा उनके बच्चों को 1 घंटा भी दिन में पढ़ाएगा, तो आप ये मान लीजिए आज ये किसी गरीब मजदूर के बच्चे होंगे, लेकिन कभी घर घर अखबारें फेंकने वाला देश का राष्ट्रपति बने तो एपीजे अब्दुल कलाम बने। अगर दृढ़ निश्चय हो देश की सेवा करने का, और स्वयं से पहले आप देश को देखोगे, तो देश भी आपको बहुत मान सम्मान देता है। आज की हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहां पर कई किलोमीटर तक पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता है और शहर में जाके कॉलेज था। वो अपने गांव की पहली ऐसी महिला हुई जो गांव से निकलकर कॉलेज पढ़ने गई। वो पार्षद से बनके राष्ट्रपति तक की यात्रा उनकी पाक साफ रही, ईमानदारी भरी रही, और एक अनुसूचित जनजाति की ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला देश की प्रथम ऐसी राष्ट्रपति बनने का गौरव भी उनको प्राप्त हुआ। ये लोकतंत्र में ही हो सकता है, डेमोक्रेसी में ही हो सकता, रजवाड़ाशाही में नहीं हो सकता। आप में से कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो मन में आग होनी चाहिए कि हमें वहां पे पहुंचना है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है इन 5 प्राणों पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पहला 5 प्राणों में से पहला प्राण क्या है? गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना। अंग्रेज चले गए, उनकी मानसिकता को भी छोड़ दीजिए। अब तो जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, हमने पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को इतना आगे बढ़ाया कि हमने अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात उन्होंने कही, हमें अपने गौरवशाली इतिहास, अपने गौरवशाली विरासत पर गर्व करना है और ये तभी कर पाओगे अगर इतिहास का सही ज्ञान होगा और हमारे स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, समाज से लेकर सरकारों तक सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि किन किन का योगदान रहा देश में, और उस सब के लिए हम सबको प्रयास करने हैं। तीसरा, विकसित भारत, ये मन में सोच भी होनी चाहिए और संकल्प भी होना चाहिए और एक रोड मैप भी होना चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं हम सब मिलकर अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे और अगले 25 साल में ही बनाएंगे। इन्हीं 25 सालों में बनाएंगे। और मैं इसलिए कहता हूं इन्हीं 25 सालों में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी के साथ जब काम करने के लिए आओ तो दुनिया रोक नहीं सकती। जो 60 वर्षों में नहीं हो पाता था, हमने 8 वर्षों में करने का काम किया है। 45 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलने का काम किया, 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस सिलेंडर देने का काम किया, हर घर हर गांव को बिजली देने का काम किया। अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम भी अगले साल पूरा हो जाएगा। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में दे दिया। यही नहीं, भारत में जहां 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, वहां पर 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाना शुरू कर दिया। और हमारा प्रयास है कि मुद्रा योजना के माध्यम से, अगर मैं केवल अनुसूचित जाति जनजाति की बात करूं तो 36 करोड़ ऐसे बैंक खाता धारकों को 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बगैर गारंटी के दिया, ताकि वो अपने परिवार के लिए काम कर सके, उनका पालन पोषण कर सके। ये भी कभी हुआ तो इन्हीं पिछले 5 वर्षों में होने का काम हुआ है। मैं यहां पर ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ये सब संभव है, हम कर सकते हैं। चौथा है एकता और एकजुटता। भारत जैसे देश में सबसे महत्वपूर्ण है। यहां आप किसी भी धर्म को अपनाना चाहें, आपको खुली छूट है। आप किसी भी धर्म की पूजा करना चाहें, आपको खुली छूट है। लेकिन पैसे का लालच देकर किसी को अपने धर्म के लिए लाना वो उचित नहीं है। अपना नाम बदलकर किसी को उसमें बहलाना फुसलाना वो भी उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, कुछ लोग देश को बांटने का काम करते हैं, एकता एकजुटता पर प्रहार करने का काम करते हैं। हमें एकजुट भी रहना है और इस एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराओ। आपको याद होगा 2011 में मैंने कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की। अपने फौजियों के ऊपर पथराव होता था कश्मीर में, मैंने वो रुकवाने का प्रयास किया। कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास चल रहा था, उसको रुकवाने का काम किया। कलकत्ता से चल के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प भी लेकर गए और लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम भी किया। 2011 में मुझे गिरफ्तार कर लिया, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जेल में डाल दिया कि मैं कश्मीर में जाकर तिरंगा झंडा न फहरा सकूं। भारत का अभिन्न अगर कश्मीर था तो मैं तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहरा सकता? क्योंकि अनुच्छेद 370-35 से नेहरू जी की एक बड़ी भूल और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने का एक स्पेशल स्टेटस देने का काम वहां पर किया गया। मित्रों, 2019 आया, मोदी जी की सरकार वापस आई। अनुच्छेद 370-35 से आर्टिकल 370 एंड 35 ए
सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया है, दफना दिया गया है। ये भी करने का काम किया है। इस बार जब 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने की बात हुई तो आप में से बहुत सारे युवाओं ने अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराया। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाता था, दुकान पर पूछता था क्या तिरंगा झंडा है कि नहीं तो कई बहनों ने स्वयं तिरंगे झंडे चलने शुरू कर दिए, बीच में अशोक चक्र बनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के 25 करोड़ घरों पर तिरंगे झंडे लहराए। जो 75 साल में नहीं हुआ वो 75वें साल आजादी में करने का काम आपने किया। ये हिंदुस्तान के युवाओं ने और हिंदुस्तान की जनता ने करने का काम किया। अब पांचवा क्या है? पंचप्राण, नागरिकों की भागीदारी, कर्तव्य पालन। और नागरिकों की भागीदारी इसलिए आवश्यक है कि अगर एक एक नागरिक भी यह तय कर लेगा कि अगर लाइट काफी है, हमें बल्ब नहीं जलाना तो बंद कर दो, बिजली बच जाएगी। हमें अपना टीवी रिमोट कंट्रोल के बजाय पीछे मेन स्विच से बंद करेंगे तो उससे बिजली बचेगी। रात को लाइट बाहर की जलाकर रखी, सुबह 6 बजे अगर सूरज उग जाता है तो उसके बाद हमारी लाइट बंद हो जानी चाहिए। आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, अगर आप वैसे ही खड़े तो उसको बंद कर दीजिए। बात छोटी लगती है लेकिन 130 करोड़ के देश में आप कल्पना कीजिए अगर 1 घंटा भी लाइट बंद हो तो न जाने कितने मिलियन यूनिट्स बच जाएं। 1 घंटे के लिए अगर आप हम सब लोग अपनी गाड़ी को बंद कर दें तो न जाने कितना तेल बच जाए, ना जाने कितना प्रदूषण कम हो जाए। 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक एक पेड़ लगाएं तो 130 करोड़ पेड़ का जंगल तैयार हो जाए। 130 करोड़ भारतीय मिलकर चाहे एक एक बूंद पानी की बचाएं तो ना जाने कितने तालाब एक ही दिन में बन जाएं। लेकिन ये 130 करोड़ भारतीयों की एकता, एकजुटता भी चाहिए और नागरिकों का कर्तव्य पालन भी चाहिए, भागीदारी भी चाहिए, जिम्मेदारी भी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है युवोत्सव में आप अलग अलग जो आपके कंपटीशन रखे गए उसमें भाग भी लेंगे, आप अपने विचार भी रखेंगे, चाहे पेंटिंग के माध्यम से हो, ऐसे के माध्यम से हो, स्पीच के माध्यम से हो या कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से हो, सब पर नजर रहने वाली है। आपकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आएगी। जिन्होंने अच्छा किया उनको चुनकर हम आगे भी लेकर जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप दिल खोलकर पार्टिसिपेट करेंगे। ना केवल आज के युवोत्सव में, आज का युवा अगले 25 वर्ष को युवोत्सव के रूप में मनाएगा और भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान निभाएगा। और जो योगदान निभाने के लिए तैयार हैं, जो योगदान निभाने के लिए तैयार हैं, जो देश के लिए जीने के लिए तैयार हैं, जो भारत को विकसित देश बनाने के लिए तैयार हैं, जो हर क्षेत्र में अपना योगदान देंगे और अगले 25 सालों में देश को महान बनाएंगे, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिसने पूरा मन पक्का कर लिया वो दोनों हाथ उठा के कर सकता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।